हम्म। मेरा स्क्रीन दिखना शुरू हुआ क्या? यस सर। हम्म। देखो, आज दो तीन टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं जो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है। एक तो वर्किंग ऑफ डब्ल्यू उसका आर्किटेक्चर वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी दिया है और बिट टॉरेंट वगैरह भी दिया है। तो कम से कम जितना भी हो सकता है उतना अपन पढ़ लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वो है वर्ल्ड वाइड वेब। हालांकि कल मैं एफटीपी पढ़ाने वाला था, लेकिन एफटीपी वर्ल्ड वाइड वेब के बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब में क्या है, हम लोग एचटीटीपी प्रोटोकॉल जिस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे वो यूज करता है, उस प्रोटोकॉल को पहले अपन पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को देखेंगे। और बिट टॉरेंट तो इन लोग सब से एकदम और खतरनाक प्रोटोकॉल है, तो बिट टॉरेंट प्रोटोकॉल को भी हम लोग देखेंगे। तो ये अपन स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। किसी को कोई जानकारी इसके बारे में? वैसे सबको होगी, लेकिन अपने भाषा में कोई बताना चाहे वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में? सर इंटरनेट पे जो रिसोर्सेज हैं सर, वो उनका सर। एक जाल है ये, जी है ना? जी जी। हाँ। और कोई कुछ? नॉन सीएससी स्टूडेंट? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग, सिविल, मैकेनिकल, कोई है? अरे कोई कुछ तो बोलो। सारी साइट्स एक जगह स्टोर होती हैं इसमें। वो संदर्भ बताई थी, सुनीति को दे दिए थी। ठीक है, ठीक है, ऑफ कर लो, माइक सब ऑफ कर लो, ठीक है। मैं समझ गया। वर्ल्ड वाइड वेब नाम से कितना अच्छा लगता है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली अगर आप इसको शब्दों में देखो तो ये एक, आप ये बोल सकते हो कि ये एक लार्ज स्केल ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। ऐसा मैं बोलूंगा तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लार्ज स्केल पे ऑनलाइन हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसको ऐसा देखें तो ये भी बोल सकते हैं कि ये एक सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग क्रिएट, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर क्रिएट है तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर चीजें ऑर्गेनाइज हैं तो उसको हम लोग एक दूसरे से लिंक्ड कर सकते हैं। तो ऐसा ये सिस्टम है जो हम लोग, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोग क्रिएट, ऑर्गेनाइज या लिंक किया जा सकता है इस सिस्टम के द्वारा। आप ऐसा वर्ल्ड वाइड वेब को बोल सकते हो। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज या लिंक करने की बात कर रहे हैं जिस सिस्टम में, वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे होता है? तो ये जो डॉक्यूमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, उसको एक फॉर्मेट में हम लोगों को वेब में डालना पड़ता है। वो फॉर्मेट होता है हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में। हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में। और हाइपर टेक्स्ट से ये फैसिलिटी रहती है कि हम लोग एक डॉक्यूमेंट को दूसरे से लिंक अप कर लेते हैं, इसलिए हाइपर टेक्स्ट लिंक वगैरह अपन यूज करते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि इस जो ये डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग वेब में डालने वाले हैं, उसको हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग डालने वाले हैं। अभी हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई डॉक्यूमेंट को बनाना है तो कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस लैंग्वेज, जो लैंग्वेज एक लैंग्वेज जो डॉक्यूमेंट को हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाता है, उस लैंग्वेज को बोलते हैं HTML। एकदम मैं शुरू से जा रहा हूँ, कोई एकदम हाई फाई लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, ताकि सबको बेसिक से समझ में आए कि अभी तक हम लोग क्या बताएं। वर्ल्ड वाइड वेब जो हम लोग देखते हैं, एक बेसिकली बहुत बड़ा स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट, ऑर्गेनाइज, लिंक करते हैं। ये डॉक्यूमेंट हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट में किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आपको एक लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। वो लैंग्वेज है HTML। आगे और भी हम लोग इसके वेरिएंट देखेंगे कि DHTML भी होता है, XML भी होता है, अलग अलग। तो HTML की कुछ खास बात होगी, तभी हम लोग इस लैंग्वेज में हम लोग हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं। तो एक्चुअली ये HTML जो लैंग्वेज है, ये अलाउ करता है एक डिजाइनर को, मतलब जो डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर रहा होता है,
उसको वो अलाउ करता है कि उस डॉक्यूमेंट में वो इंक्लूड कर सकता है कुछ टेक्स्ट को, कोई पिक्चर्स अगर वो डालना चाहे, कोई वीडियो डालना चाहे, या कोई साउंड डालना चाहे, या कोई ग्राफिक्स डालना चाहे, या कुछ भी ऐसे प्रकार की चीज वो अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। और साथ में इन लोगों को एक दूसरे से लिंक अप भी कर सकता है। एक सेम डॉक्यूमेंट या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से हाइपर लिंक से लिंक अप भी कर सकता है। ये इसकी एक बहुत अच्छी फॉर्म फैसिलिटी होती है। और अब मुद्दे की बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट को बनाना चाहा जो किस फॉर्मेट में होगा, हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। उस फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे, HTML लैंग्वेज से लिखेंगे। इस फॉर्मेट को जो वेब में, मतलब आपके पास एक ये जो एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट आपने बना दिया, हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आपने बना दिया, अब उसको आप एक वेब में डालोगे। मतलब वेब बोलने का मतलब है कि आप वेब सर्वर में डालोगे। तो वेब सर्वर में अगर आप अपने हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट है उसको डालोगे तो किसी रूल को फॉलो करते हुए डालोगे। उस रूल को बोलते हैं या उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिस तरीके से ये फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट वेब के अंदर जाने वाला है उस तरीके को HTTP बोलते हैं। ठीक है। अगर आप एक सिंगल फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट है, मतलब अगर आप एक सिंगल हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप वेब में डालते हो तो वो कहलाता है वेब पेज। सिंपल सा चीज। ठीक है। और अगर आप ग्रुप ऑफ, मतलब अगर आप ग्रुप ऑफ वेब पेजेस को आप डालते हो, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस को डालते हो तो वो कहलाता है वेब साइट। यहां तक क्लियर है क्या? यहाँ पे कोई डाउट है? यस सर। ओके। अभी तक एकदम बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद जो सबसे पहला वेब पेज, ठीक है, फर्स्ट वेब पेज, या आप बोल सकते हो मेन पेज, आपके वेबसाइट का जो ग्रुप ऑफ वेब पेजेस है उसके वेबसाइट का जो मेन पेज है या फर्स्ट वेब पेज है उसको बोला जाता है होम पेज। जो उसका होम कहलाता है, होम पेज, उसी को बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो वेब पेजेस हैं, जिस वेब पेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली इंटरनेट में स्टोर्ड होता है और उस जगह को बोलते हैं वेब सर्वर, जहां से हम लोग एक्चुअली इसको लोड कर रहे हैं या स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेब सर्वर कुछ भी हो सकता है। ये वेब सर्वर आपका एक होस्ट कंप्यूटर भी हो सकता है, होस्ट कंप्यूटर या कहीं पे भी ये लोकेटेड हो सकता है, जो स्टोर करता है थाउजेंड्स ऑफ पेजेस को। मतलब कि जितना भी वेब पेजेस यहाँ पे आ रहा है, थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस को ये स्टोर करते जाता है। ओके। अब धीरे से और आगे बढ़ते जाते हैं। इसका बेसिक बेसिक डेफिनेशंस में बता रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक वेब पेज को वेब सर्वर में लोड करते हैं या स्टोर करते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपलोडिंग। हम लोग नॉर्मली अपलोडिंग बोलते हैं। और जब ये वेब सर्वर से हम लोग कोई वेब पेज को अपने पास लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डाउनलोडिंग। ये नॉर्मल भाषा में ये है। ओके। अब आगे और कुछ डेफिनेशन की ओर देखते हैं हम लोग। ये जो वेब पेजेस हैं, वेब पेजेस जो कि अभी स्टोर्ड है वेब सर्वर में, एक वेब सर्वर में जाके वेब पेजेस स्टोर्ड हैं जो कि इंटरनेट से लिंकअप है, उसको कोई भी अपने, कोई भी यूजर, ठीक है, कोई भी यूजर, अलग अलग यूजर उसको अपने कंप्यूटर में देख सकता है। ठीक है। और वो किसके मदद से देखेगा? वो देखेगा वेब ब्राउजर की मदद से। जो आपका वेब ब्राउजर है, जैसे कि आप बोल लो गूगल क्रोम है आपके पास, मोजिला फायरफॉक्स है, जो भी वेब ब्राउजर है। मतलब ये वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप यूजर, आप वेब पेजेस को वेब सर्वर से देख पा रहे हो, उसको मतलब यूज कर पा रहे हो।
ये चीज है, ठीक है। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर वेब पेज, जो ये वेब पेज है जो कि आपके वेब सर्वर में स्टोर्ड है, उसका कोई एक लोकेशन होगा, उस सर्वर में वो कहाँ पे स्टोर्ड है उसका कोई लोकेशन होगा, उसका कोई, उसको एड्रेस बोला जाएगा, और उस एड्रेस को ही हम लोग कहते हैं नॉर्मल यूआरएल, जो हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में भी देखा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आई होप अभी तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। अभी तक वैसे कुछ एकदम बहुत खास बताया नहीं हूँ, एकदम बेसिक बेसिक चीजें का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग अभी इस पॉइंट पे पहुंचे हैं हम लोग कि वेब पेजेस को हम लोग यूजर अपने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोड करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये वेब ब्राउजर क्या चीज है। तो ये वेब ब्राउजर जो आप गूगल क्रोम से पहचानते हो, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह चीजों से पहचानते हो, वो वेब ब्राउजर होता है। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है बेसिकली। ये तो है क्या, ये एक सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो करता क्या है, वो एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग का काम करता है। बेसिकली एक्सट्रैक्ट करता है, क्या चीज को एक्सट्रैक्ट करेगा? इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन जो यूजर रिक्वेस्ट करता है, मतलब कि अगर यूजर ने कोई चीज का, मान लो मैंने अमेजोन में कोई मोबाइल खरीदना चाहा, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट किया उस इंफॉर्मेशन को, तो वो प्रोग्राम क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑन यूजर रिक्वेस्ट। कहां से करेगा? फ्रॉम इंटरनेट, बेसिकली वेब सर्वर से करेगा, और उसको एज अ वेब पेज, फिर उसको वेब पेज की तरह शो कर देगा कि ये भैया आपने जो मंगाया था वो ये सामान है। वेब ब्राउजर का बस इतना ही काम है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ये प्रोग्राम का मूल उद्देश्य क्या है? एक्सट्रैक्ट करना। किस चीज को एक्सट्रैक्ट करना? इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है। कहां से एक्सट्रैक्ट करना? इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट करना। और इंटरनेट से वो एक्सट्रैक्ट किस फॉर्म में करेगा? वो भी एक वेब पेज के ही फॉर्मेट में करता है, जो हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है, और उसको फिर आपको यूजर को आपको दे देता है। इसको बेसिकली वेब ब्राउजर को यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। एक इंटरफेस है जो यूजर अब नॉर्मली यूज करता है, और इसका एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ओके, अब इसमें हम लोग वेब ब्राउजर में थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं और एक बेसिक चीजें देखते हैं। ये जो वेब ब्राउजर है ये दो प्रकार के होते हैं। वेब ब्राउजर दो प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला प्रकार है कि एक ग्राफिकल ब्राउजर, ग्राफिकल ब्राउजर, और जो दूसरा प्रकार है वो आपका है टेक्स्ट ब्राउजर। वेब ब्राउजर और ग्राफिकल ब्राउजर और टेक्स्ट ब्राउजर। ग्राफिकल ब्राउजर से मेरा मतलब ये है GUI, जिसको बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि आप जो छोटे छोटे ऐप देखते हो मोबाइल में वगैरह में, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब तो यही है कि यूजर जिससे इंटरफेस कर सके, और ग्राफिकल फॉर्म पे है, मतलब एक ऐप के फॉर्म पे है जो ग्राफिकल शो करता है, इमेजेस को भी और छोटे वीडियोस को भी, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। तो नॉर्मली आप इसको ऐप बोल सकते हो कि ये इस फॉर्म में होता है। आखिर हम लोग जो प्रोग्राम को यूज कर रहे होते हैं या ब्राउजर को यूज करते हैं, ये मान लो गूगल क्रोम को यूज करते हैं, तो उसमें अपने फीचर है, इस बटन को दबाओ तो ये होता है, उस बटन को दबाओ तो ये होता है। तो ये बेसिकली जो बटन दबाने वाला सिस्टम है, इसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। इसका मतलब बेसिकली तो यही है कि भैया यूजर एक पेज से दूसरे पेज में जंप कर सकता है क्लिक करके, मतलब क्लिक करते जाओ और इधर से उधर कूदते जाओ, ठीक है। और इसके बेसिक एग्जांपल आप नॉर्मली क्रोम, जो गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब बेसिक एग्जांपल है। टेक्स्ट बेस्ड जो ब्राउजर होते हैं वो क्या करते हैं, ये बेसिकली ये क्या होते हैं कि एक आपको लाइन बाय लाइन इसको लिखना पड़ता है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लिंक्स करके एक टेक्स्ट ब्राउजर होता है, जहां पे आप क्या करोगे, आप लाइन बाय लाइन आप लिखोगे उसमें,
और उसके बाद उसको कमांड देते जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट का टाइप का रहता है, और आप कमांड देते जाओगे और वो फंक्शन करता जाता है। जैसे अपन नॉर्मल जो डॉक्स जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन कमांड्स लिखते जाते हैं, तो अपन जो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल विंडोज यूज करते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, माई फाइल्स को क्लिक कर दिए, इसको क्लिक कर दिए तो वो खुलता जाता है। अगर अपन को कोई नया फाइल अरेंज करना है तो अपन राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर्स बनाते हैं और कुछ बना देते हैं। और वहीं अगर अपन को दूसरे टाइप से मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अगर अपन को करना है तो अपन बकायदा कमांड लिखते जाएंगे और उसको करते जाएंगे। तो ये टेक्स्ट ब्राउजर भी इसी प्रकार है, यहाँ पे आप बस क्लिक करते जाओ और यहाँ पे वही चीज को आप कमांड के फॉर्म पे लिखते जाओ। तो ऑब्वियसली कोई बता सकता है क्या कि ज्यादा फास्ट ब्राउजर कौन होगा, ग्राफिकल ब्राउजर या फिर टेक्स्ट ब्राउजर? ग्राफिकल ब्राउजर। सर टेक्स्ट। दो आंसर आया मेरे पास, ग्राफिकल और टेक्स्ट। ग्राफिकल टेक्स्ट ब्राउजर। हाँ, टेक्स्ट में क्यों ऐसा? सर उसमें कुछ लोड नहीं करना पड़ रहा सर ब्राउजर को। हाँ मतलब कोई ग्राफिक्स इमेज, डाउनलोड करना। हाँ हाँ एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, ग्राफिक्स कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ता अपन को, कोई इमेज नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस आप लाइन टू लाइन कमांड देते हैं और वो आते जाता है, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट ब्राउजर कहलाता है। अब ये ब्राउजर के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। उसके बाद मेरे को आपको एक लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन देना है जो www में हम लोग यूज करते हैं, जो वो है आपका, मान इसको लिख लेते हैं www डेवलपमेंट लैंग्वेज। कि अगर हम लोगों को इसको डेवलपमेंट करना है तो हम लोग कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करें। जो मैंने आप लोगों को एक लैंग्वेज पहले भी बताया है वो ये है कि इसमें बहुत सारे लैंग्वेज यूज हो सकते हैं जिसके लिए हम लोग इसको डेवलप कर सकें एक हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में। तो एक तो आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो नॉर्मल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और दूसरा इसी में डायनामिक वर्जन आता है, तो डायनामिक HTML होता है जिसको अपन DHTML कहते हैं। इसके बाद एक आता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम लोग XML कहते हैं। ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो हम लोग जिसमें हाइपर ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम लोगों को अपलोड करना है, वेब सर्वर में डालना है, वो आप इन लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हो। और अब ये लैंग्वेज तो है, लेकिन इस लैंग्वेज को इस्तेमाल कहाँ करें, कोई सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना जो इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करे। तो वो सॉफ्टवेयर का नाम भी मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ड्रीम वीवर है जहाँ पे आप इसकी यूज कर सकते हो। नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज होता है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आप नॉर्मली वर्ड प्रोसेसर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप नोटपैड जो होते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आप फाइल को सेव कर दो .html फॉर्मेट में। आप कोई भी जैसे आपने बनाया फॉर्मेट में और उसको आपने सेव कर दिया .html में, तो वो उस फॉर्मेट में सेव हो जाता है। तो ये सिंपल तरीके हैं जिसमें आप कर सकते हो। अब हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा DHTML के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग बात करते हैं कि DHTML क्या चीज है। तो DHTML के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ क्रिएशन ऑफ डायनेमिक वेब पेज। मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी का ये कलेक्शन है। वो टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, वो आपको क्रिएशन करने में मदद करते हैं। क्या क्रिएशन करने में? डायनेमिक वेब पेजेस। कुछ वेब पेजेस स्टैटिक होते हैं और कुछ डायनेमिक होते हैं जहां से चीजें चेंज होते रहती है। अब आपके दिमाग में यही एक सवाल आएगा कि भैया डायनेमिक वेब पेजेस, आप थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए कि डायनेमिक वेब पेज क्या होता है। तो डायनेमिक वेब पेज आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जहां पे आप कुछ जैसे कि कुछ कंटेंट है, कंटेंट ऑफ द पेज, ठीक है, जो ब्राउजर में लोड है और उसको बीच बीच में कैन बी चेंज्ड, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू रिक्वेस्ट अ न्यू पेज फ्रॉम द ब्राउजर। मतलब आपको बार बार रिक्वेस्ट ना करना पड़े ब्राउजर को कि भैया मैं चेंज करना चाहता हूं। आप जो वेब पेज है उसमें आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, उस चीज को बोलते हैं डायनेमिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है कि एक बार चीजें फिक्स हो जाती हैं, फिर वो आपको एक बार ब्राउजर में अपने जाके उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है एंड देन फिर उसको चेंज होता है। बट डायनेमिक वेब पेज में आपको उसका कोई स्ट्रक्चर स्टाइल है या उसका जो कंटेंट है अंदर का, वो एक बार आपके ब्राउजर में लोड हो गया, वो बाद में चेंज हो सकता है विदाउट रिक्वेस्ट करने पे।
अब मतलब डायनेमिक्स से तो आप समझ में, सर हम लोग जो गूगल में वेब पेज निकालते हैं वो स्टैटिक रहता है कि डायनेमिक? गूगल में क्या करते हैं? गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो कई वेब पेजेस आते हैं, वो स्टैटिक रहता है कि डायनेमिक? अगर वो तो जो बनाया है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो वेब पेज आप तो बनाए नहीं हो, आप तो उसके बस उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। जो उसको बनाया है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है, अगर वो जिस तरीके से यूज कर रहा है कि उसको बार बार कंटेंट को बिना रिक्वेस्ट के उसको चेंज करना हो रहा है, तो वो डायनेमिक है। डायनेमिक शब्द का ही मतलब है डायनेमिक, जो हर चीजें बार बार चेंज होने की क्षमता रखता हो, दैट इज डायनेमिक। और एक बार जो चीजों को सेट कर दिया है, जो फिक्स्ड वेब पेज बन जाते हैं, तो वो स्टैटिक बन जाते हैं। इसमें थोड़ा सा और हम लोग अगर देखें कि जो DHTML की अगर हम लोग जो बात करें, जो डायनेमिक HTML हम लोग बोले, नॉर्मल HTML और डायनेमिक HTML, ये दोनों में DHTML भी स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज को यूज करता है। स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि क्या, जो अपन HTML की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो डायनेमिक है ये स्टैटिक को भी यूज करता है, मतलब स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज को भी यूज करता है, जैसे कि HTML है। कुछ कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जैसे CSS जिसको बोलते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, मतलब कि आपके जो वेब पेज है उसका कोई रंग रूप चेंज करना है या डायनेमिक उसमें कुछ सुधार करनी है, तो वो इस फीचर्स को भी इंक्लूड करता है। उसके बाद वो साथ में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि आप जावा स्क्रिप्ट की बात कर लो, तो वो सबको भी इंक्लूड रहता है उसमें, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल एक XML की बात करें, कि XML बेसिकली क्या होता है कि ये एकदम HTML जैसा होता है। अगर आप इसको शब्दों में लिखें तो ये, इसको आप बोल सकते हैं कि ये रिजेंबल करता है HTML में, लेकिन ये अलाउ करता है, बस इसमें कुछ फैसिलिटी एक एक्स्ट्रा होती है कि इसमें XML में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, जो आपका जिसको हम लोग ऑथर बोल सकते हैं, क्योंकि जो वेब पेज बना रहा होता है वो उसका ऑथर हो गया। तो XML की एक फीचर होती है कि भैया HTML जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। HTML के कंपैरिजन में कुछ एडवांटेजेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि जब अपन HTML में बनाते हैं तो बहुत सारे टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड वर्जन में होता है। लेकिन XML में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टैग्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे XML में, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा दो तरफ से देखें कि हम लोग जो ये टोटल प्रोसेस को देख रहे हैं, ये वेब ब्राउजर वगैरह के लिए, तो ये दो साइड से इस्तेमाल होता है। एक अपन बोल सकते हैं कि एक क्लाइंट साइड है, और एक है आपका यहाँ पे सर्वर साइड। दोनों के तरफ हम लोग इंटरएक्टिविटी देखते हैं कि दोनों साइड में क्या होता है, ठीक है। अभी तक थोड़ा सा क्लियर है क्या, या फिर और अभी बताते जाऊं, या कुछ अभी तक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। सर DHTML को बताइए तो एक बार। अच्छा ठीक है, एक मिनट, चलो मैं पहले ना बस थोड़ा सा 2 मिनट और आपको इसको बोलता हूँ, उसके बाद फिर मैं DHTML से फिर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देखो, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या होता है। क्लाइंट साइड में आप कुछ भी चेंज करोगे कोड में, ठीक है, फॉर यूजर इंटरैक्शन हैपन ऑन द कंप्यूटर ऑफ द क्लाइंट साइड ओनली। जब अपन क्लाइंट साइड इंटरैक्टिविटी की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को देखिए जैसे दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक लैंग्वेज है HTML नॉर्मल, एक लैंग्वेज होता है PHP। जब अपन यहाँ से वेब सर्वर में चीजों को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तब ये तो क्या है ना, स्टैटिक पेजेस को ले लेता है और आप वहां पे स्टोर कर लेते हो। लेकिन वहां पे अगर आपको सर्वर साइड में कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, तब आपको PHP फाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए जब आप टोटल बनाते हो तो उसमें PHP का इस्तेमाल भी करते हो। तो क्लाइंट साइड इंटरएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस साइड में, तो द चेंजेस इन द कोड, अगर आप कोई कोड में आपका जो फाइल है उसके या आपका डॉक्यूमेंट है उसके कोड में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो फॉर यूजर इंटरेक्शन, ये क्लाइंट साइड में ही आप चेंजेस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे HTML में आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो और उसको फिर वेब सर्वर में अपने डाल सकते हो। इसके लिए
आपको कुछ लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जो आप यहाँ पे क्लाइंट साइड में इस्तेमाल करोगे, कुछ जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, वीवी स्क्रिप्ट हो गया वगैरह। सर्वर साइड में अगर आपको कुछ वेबसाइट को होस्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरेक्शन होता रहेगा, यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चेंजेस आप यहाँ पे सर्वर साइड में करते जाओगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जो आप कंटेंट को सर्वर में स्टोर कर पाओ और उसके डेटाबेस को, क्योंकि यहाँ पे सर्वर साइड में भी एक डेटाबेस बनता जाएगा, तो एक इंसान को सर्वर का डेटाबेस को भी एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी, कंटेंट को सर्वर में स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कुछ लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। वो है आपका एक पर्ल करके एक लैंग्वेज होता है, जो उसका फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज। नॉर्मल पीएचपी एक लैंग्वेज होता है जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये एक लैंग्वेज होता है। नॉर्मल जेएसपी होता है जिसको बोलते हैं जावा सर्वर पेजेस, जो अपन सर्वर में कुछ चीजों को स्टोर करना चाहते हैं या वहां पे अपन कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वहां के लिए एक लैंग्वेज, ये सारे लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और क्लाइंट साइड में अपन जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अपन को नॉर्मल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जो जावा स्क्रिप्ट वगैरह से इस्तेमाल हो जाता है। ओके, आई होप इतना मेरे को आपको नॉर्मल www के बारे में समझाना था। मैं आपको थोड़ा सा एक बार ऊपर से, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद सब कुछ समझ में आया होगा क्योंकि ये बेसिक बेसिक चल रहा था। वेब ब्राउजर भी आई होप समझ में आया होगा, ये ग्राफिकल टेक्स्ट ब्राउजर भी समझ में आया होगा। यहाँ से अगर हम लोग बात करें, एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूँ कि www के जो डेवलपमेंट लैंग्वेज हैं जिसमें हम लोग इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको पहले ही मालूम है कि दोनों साइड आपको करना पड़ेगा। एक तो आपको अपने यूजर एंड पे जो क्लाइंट एंड है उस पे आपको कई बार कुछ वेब पेजेस को डिजाइन करना पड़ेगा जो बाद बाद में आपको वहां सर्वर पे भी लोड करना पड़ेगा। तो आप क्लाइंट साइड की बात करोगे और एक सर्वर साइड की बात करोगे। यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस का मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया, जैसे HTML है, DHTML है, XML लैंग्वेज है, और ये सबको अपन कहाँ पे कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने जिक्र किया। DHTML में जैसा कि मैंने आपको बताया कि DHTML जो ये लैंग्वेज है ये बेसिकली एक कलेक्शन है टेक्नोलॉजीज का, जो आपको एक डायनेमिक वेब पेज, एक ऐसा वेब पेज जो बार बार चेंज होता रहता है, जिसमें बार बार कंटेंट को चेंज करना पड़ता है, उस डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट करने में आपको जो मदद करता है वो लैंग्वेज को DHTML कहते हैं। DHTML में ऐसी क्या खास बात होती है जो ये इतना सब काम कर लेता है डायनेमिक वेब पेज में, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्टैटिक HTML को तो यूज करता ही है, जो स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे एक स्टैटिक वेब पेज बनता है, वो उसके फीचर्स को तो यूज करता ही है बनाने के लिए। साथ में ये कास्केडिंग स्टाइल शीट्स को भी यूज करता है, जिससे आप उसके रंग रूप को निखार सकते हो, उसको उसके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे को भी ये इंक्लूड करता है साथ में। इवन ये साथ में डॉम को भी यूज करता है, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल करके। तो ये बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको वो अपने साथ में इंक्लूड करके एक मस्त डॉक्यूमेंट बनाता है जो एक डायनेमिक वेब पेज की तरह रिप्रेजेंट होता है। अगर हम लोग XML की बात करें तो XML तो बिल्कुल HTML जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलती हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो टैग्स होते हैं वो आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फिर मैं आपको एक ये मॉडल स्ट्रक्चर बताया जिसमें आप क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में आपको कौन से लैंग्वेज यूज करने रहते हैं। जब आप एक वेब सर्वर में उसको अपलोड करोगे अपने वेब पेज को, तो आप क्लाइंट साइड में कुछ आपको, जो अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हो जो आपका वहां पे रिप्रेजेंट हो सके सर्वर में, तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे। वो चेंजेस के लिए आपको कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जिसको क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कहते हैं अपन। वो जनरली जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट वगैरह से हो जाता है। और जब सर्वर साइड में अगर अपन बात करें, जिसमें सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक वेबसाइट को होस्ट कर सके, तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि अगर सर्वर किसी वेबसाइट को होस्ट कर रहा है तो ये अपना एक डेटाबेस बना के रख रहा है, और आपको क्या करना है कि उस डेटाबेस में जाके कुछ छेड़खानी करनी है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो उस लैंग्वेजेस में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं, जैसे कि आपको मैंने पर्ल बताया, पर्ल है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज। आपको मैंने PHP बताया, वो क्या है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आपको JSP बताया, जैसे कि जावा सर्वर पेजेस, और ऐसे बहुत सारे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो आपको दोनों समझ में आना चाहिए।
क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो वेबसाइट डिजाइनिंग में जाते हैं वो ये सारे लैंग्वेज के बारे में मतलब काफी अच्छा उनका नॉलेज रहता है। लेकिन आपको बेसिक फॉर्म में ये इतना चीजें अब समझ में आई क्या, या फिर से मैं फिर से बताऊं? सर पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। सर कोई सवाल? ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, हम लोग आगे आते हैं और कोई भी ना कभी भी बीच बीच में आराम से पूछ सकता है ना, क्योंकि जो मेरे से पढ़ चुके हैं और जो मेरे को मतलब वैसे नहीं पढ़े हैं कभी, वो जान लो। क्योंकि मैं मतलब ऐसे ना डांटता हूँ ना कुछ करता हूँ, मतलब बहुत अति होता है तभी कुछ बोलता हूँ, नहीं तो जितना कुछ एकदम भोला भाला सवाल भी रहता है ना तो पूछ लिया करो, क्योंकि वो सबके लिए फायदेमंद ही रहता है। और अगर मेरे को नहीं पता रहेगा तो ठीक है, मैं बता दूंगा कि मेरे को नहीं पता है, मैं फिर पता करके बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। ठीक है। हम्म, अच्छी बात है। तो अभी तक आप लोगों का कोई सवाल नहीं आया, तो मैं आपको इसी में www के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग एक एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर में हम लोग ये देख रहे थे कि www का मेन काम क्या है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है कैसे पूरा ये फंक्शन को कर रहा है, छोटी छोटी चीजों से मैं आपको बताया। लेकिन ये एक प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है। मतलब अगर आप जब भी कभी www.google.com लिख लेते हो, तो क्या ये तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब में खोजने में मदद कर रहा है, लेकिन ये जाएगा किस रास्ते से? वो रास्ता आपके मतलब वहां सिलेबस में एज इट इज नहीं दिया हुआ है कि आपको एचटीटीपी प्रोटोकॉल पढ़ना है, लेकिन ये जाने का रास्ता तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा तो कम से कम आपको जानकारी दे देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HTTP कहते हैं। क्या मैं स्टार्ट करूं आगे? यस। ठीक है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने वेब ब्राउजर की बात की थी। अगर आपको ध्यान होगा तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले वेब ब्राउजर के बारे में बताया कि भैया वेब ब्राउजर तो गूगल क्रोम जैसा कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको मदद करता है कि आप आपका कोई रिक्वेस्ट है कोई वेब पेज को, तो उसको आप तक लाने में मदद करता है। ये एक वेब ब्राउजर का काम है। तो वेब ब्राउजर को वेब सर्वर तक, क्योंकि सारे जो वेब पेजेस हैं वो वेब सर्वर में हैं। आपको मैं बता देता हूं कि ये वेब सर्वर एक इकलौता नहीं है पूरे वर्ल्ड में जहां पे सब कुछ स्टोर हो रहा है। वेब सर्वर दुनिया में कितने सारे जगह पे रखे हुए हैं। इवन सिर्फ एक फेसबुक कंपनी का वेब सर्वर अलग अलग जगह पे होगा। इवन उसका एक सर्वर हमारे इंडिया में भी होगा, क्योंकि अगर किसी को कोई चीज सर्च करना है तो वो कैलिफोर्निया जाके फिर वहां से वापस आए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम मुंबई तक हमारा जाएगा सर्च करने और वहां से भी आ सकता है। तो वेब सर्वर अलग अलग जगह पे मौजूद हैं। तो ये वेब सर्वर को वेब ब्राउजर को वेब सर्वर तक कनेक्ट करने के लिए जो रूल रेगुलेशन फॉलो होता है या प्रोटोकॉल फॉलो होता है, उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं HTTP। अब आपको मैं इसका कुछ कंपोनेंट के बारे में बताता हूं कि HTTP में जो HTTP बेस्ड सिस्टम होता है उससे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उस कंपोनेंट के बारे में आपको मैं एक डायग्राम से बताता हूँ, ब्लॉक डायग्राम से। ये है आप क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब ये है, इसको अगर हम लोग ऐसे भाषा में बोले तो ये एक यूजर एजेंट के तौर पे आप इसको जान सकते हो, UA। और ये है आपका अल्टीमेटली सर्वर। ये क्लाइंट कौन है, कोई बता सकता है क्या क्लाइंट? यूजर। यूजर एजेंट मैं बोला हूं आपको। यूजर एजेंट मतलब ये आप नहीं हो, आप ये हो।
लेकिन आप अपने मोबाइल में इसका या लैपटॉप में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, इसको आप एजेंट बना रहे हो कि आप एक्चुअली एक फेसबुक को खोजना चाह रहे हो, फेसबुक का एक पेज। क्या आप डायरेक्टली खोज सकते हो? क्या आप नहीं खोज सकते, आपको एक तो एजेंट ब्राउजर लगेगा। हाँ ये एक हाँ हाँ हाँ, ये आपका वेब एजेंट ब्राउजर। होगा जो, हाँ तो ये है वेब ब्राउजर। कोई भी गूगल क्रोम या कोई भी हो सकता है। तो आपने एक एजेंट को बिठा दिया कि भैया तुम मेरे को खोज के दो। ये क्या करेगा, यहां से जब सर्वर, फेसबुक के सर्वर तक जाना है उसको, हो सकता है कैलिफोर्निया हो सकता है कहीं पे भी हो, वहां तक जाके आपको उस इंफॉर्मेशन लेके आना है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में कुछ भी आएगा, ठीक है, यहां से यहां तक कुछ भी आएगा, वो सब को बोला जाएगा प्रॉक्सी। ठीक है। अब यहाँ ये प्रॉक्सी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि राउटर वो भी एक प्रॉक्सी हो सकता है। अगर बीच में स्विच आ रहा है, स्विच का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी प्रॉक्सी। अगर फायरवॉल का इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी प्रॉक्सी। मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में कोई भी चीज आती है उसको प्रॉक्सी कहा जाता है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा HTTP को देखते हैं कि HTTP जो है वो एक कोई बता सकता है क्या? नहीं, अब तो तुम लोग बता ही दोगे। ये एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है। तो ये एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। इसमें अगर हम लोग क्लाइंट की बात करें, जिसको हम लोग यूजर एजेंट के तौर पे अभी अब हम लोग जान रहे हैं, ये क्या है? बेसिकली ये एक टूल है जो आपके बिहाफ में काम करता है। और ये बेसिकली ये करता क्या है, ये एक ऐसा एंटिटी है, एंटिटी विच इज इनिशिएटिंग द रिक्वेस्ट। जो आपका जो रिक्वेस्ट है ना, उसको इनिशिएट करने में मदद करता है, इनिशिएटिंग द रिक्वेस्ट। ठीक। उसके बाद अगर हम लोग सर्वर की बात करें, सर्वर, तो सर्वर को हम लोग ये बोल सकते हैं, ये एक सिंगल मशीन है, जो बोल सकते हैं एक वर्चुअली सिंगल मशीन है। वर्चुअल कहीं दिख तो नहीं रहा है, वर्चुअल सिंगल मशीन है। सिंगल क्यों बोल रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि ये सिंगल है, बट ये सिंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अपीयर ऐसा होता है कि ये इसके पास कलेक्शन ऑफ सर्वर्स हैं। मतलब कि आप अलग अलग सर्वर को बोलो या फिर एक को बोलो, आपको तो मेन इंफॉर्मेशन से मतलब होती है। तो आप इसको बोल सकते हो कि एक सिंगल मशीन है जो कलेक्शन ऑफ सर्वर्स हैं, जो कि लोड को शेयर करते रहते हैं, शेयरिंग द लोड। हो सकता है ना कि मान लो 100 रिक्वेस्ट आ रहा है एक सर्वर के पास, तो वो क्या करेगा कि अपने और बाकी 3 सर्वर को बोलेगा कि भाई तू 25 शेयर कर ले, तू 25 शेयर कर ले। ऐसे करके उन लोग लोड शेयर करने में मदद करता है। और ये जो प्रॉक्सी की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रॉक्सीज के बारे में, ये वेब ब्राउजर और सर्वर के बीचों बीच आते हैं। इसके बीच ये कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरस कंप्यूटर भी हो सकते हैं जो हम लोग यूज हो रहे हैं। कोई मशीन हो सकती है जो HTTP के मैसेज को, बेसिकली HTTP के मैसेज को इधर से उधर, यहां से वहां ले जाने में मदद करती है। वो सारे प्रॉक्सीज कहलाते हैं। ठीक है। और जो प्रॉक्सी इसमें अभी काम करेगा वो सब एप्लीकेशन लेयर में गिने जाएंगे, क्योंकि अभी बेसिकली ये पूरा जो है वो अभी एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। ठीक है। अब आपको मैं प्रॉक्सी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि प्रॉक्सी की क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो प्रॉक्सी के पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मतलब जो जो भी बीच में आएगा ना, उसके कुछ जिम्मेदारियां होंगी, ऐसे ही थोड़ी बीच में ले आएंगे अपन। तो उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि उसको कैशिंग करना पड़ेगा। कैशिंग, कैशिंग का मतलब कोई बता सकता है क्या कि प्रॉक्सी कैशिंग क्यों करेगा? सर जो यूजर है बार बार जो वेब पेजेस सर विजिट कर रहा है, हम्म, उसके डाटा को सर रख लेगा ताकि ज्यादा काम ना करना पड़े सर उसको। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली भैया। तुमको अपने वेब ब्राउजर से वेब सर्वर तक से डेटा मंगाना है, तो हर बार तुम एक ही चीज, रोज सुबह शाम तुम एक ही चीज को पढ़ते रहते हो और उसी चीज को मंगाते हो, तो हर बार वो उतना दूर क्यों जाएगा? तो एक काम करेगा कि तुम्हारे वेब ब्राउजर में हिस्ट्री होते हैं। ठीक है। और आप कैश मेमोरी के तौर पे आप जानते होंगे कि वो
हिस्ट्री के तौर पे वो चीजों को स्टोर कर लेता है, और कुछ कुछ चीजों को जो कि एक अल्टीमेट कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो डिलीट होते जाते हैं, बट वो अगर आपने पहले खोज चुका है और फिर आपका टेंडेंसी ज्यादा है तो वो आपको तुरंत वहीं से रिकॉल करके दे देता है। तो ये वाली फैसिलिटी होनी चाहिए बीच वाले बंदे में, उसको जबरदस्ती वहां वेब सर्वर तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये एक जिम्मेदारी बनती है। दूसरा एक जिम्मेदारी है फिल्टरिंग का। कोई बताना चाहे सुयश के अलावा? मेरी आवाज जा रही है ना? अरे तो सर फिल्टरिंग तो कोई भी, हाँ बताओ। सर न्यूमरस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेंगे तो हमको जो काम का चीज है उसको ही फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, एक तरीके से बोल सकते हो। बाकी बेसिकली ये एंटीवायरस की तरह ही काम करता है, या फायरवॉल की तरह काम करता है, कि जो हमको हमारे पैकेट हमारे रिलेवेंट नहीं है या फिर उसमें कुछ मैलिशियस चीजें हैं तो उसको फिल्टर आउट करने में ये बीच के जो प्रॉक्सी होते हैं ये बिल्कुल जरूरत होते हैं। तीसरा, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर इसका मतलब ये है कि ये प्रॉक्सी अलाउ करते हैं कि मल्टीपल सर्वर में चीजें शेयर हो सकें, ताकि जब रिक्वेस्ट किया जाए तो वो मल्टीपल सर्वर से भी आ सके। अगर यहाँ नहीं, मान लो एक सर्वर में रिक्वेस्ट जाता है, वो सर्वर अभी बिजी है और रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर पाता, टाइम लगा रहा है, तो वो दूसरे रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा सके, मतलब मल्टीपल सर्वर में चीजें शेयर हों, तो वो प्रॉक्सी का काम ये रहता है कि वो अलाउ करे मल्टीपल सर्वर्स को शेयर करने में रिक्वेस्ट को। चौथा काम जो प्रॉक्सी का रहता है वो ऑथेंटिकेशन भी रहता है, कि वो डिफरेंट रिसोर्सेस को एक्सेस करने में या ऑथेंटिकेशन करने में मदद कर सके। और पांचवा काम इसका लॉगिंग भी रहता है। इसका मतलब है कि वही जो आपका हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है जो आप करेंटली स्टोर करते जा रहे हो, उसको अलाउ कर सके कि आपके ब्राउजर में वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते जाए। इसको लॉग कहते हैं, लॉगिंग कहते हैं। आई होप इसका जो छोटा सा एक मॉडल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, ये मॉडल या कंपोनेंट आप बोल सकते हो, ये कंपोनेंट आपको समझ में आया होगा कि क्लाइंट का क्या जिम्मेदारी है, नॉर्मल सर्वर क्या होता है, और प्रॉक्सी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो हैं। अगर मैं इसमें एक शब्द और आपको बोलूं कि हाइपर टेक्स्ट जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये एक स्टेट लेस प्रोटोकॉल है। तो जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा नया होगा। ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल और स्टेटफुल प्रोटोकॉल, दो टाइप जैसे ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग स्टेटलेस प्रोटोकॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जब भी आप कभी रिफ्रेश बटन दबाते हैं ना, जैसे आप के कंप्यूटर या वेब उसमें जो ब्राउजर में आप रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, तो एक फिर से वही जो फ्रेश पेज है ना, फिर से वो आपके पास दिखता है। आप फिर वो मतलब लोड होता है और फिर वो आपको दिखना शुरू होता है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब यही होता है कि बार बार, मतलब जब अपन रिफ्रेश करते हैं तो एक फ्रेश वेब पेज आ जाता है। और स्टेटफुल प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि वो जो वेब पेज है उसको होल्ड करके रखता है। आप ये ध्यान दिए होंगे कि एक वेब पेज सिक्योर्ड तब माना जाता है जब उसके सेशन बार बार ब्रेक हो। क्योंकि अगर सेशन, जैसे आपने एक मान लो कोई सेशन स्टार्ट किया और वो बार बार ब्रेक हो रहा है और अपने आप फिर से रिफ्रेश होते हुए जा रहा है, तो क्या होता है कि अगर कोई बीच में हैकर है या कुछ भी चीजों मतलब सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो वो हट जाते हैं, क्योंकि बार बार वो लोड होता जाता है, हर बार उसको नया फिर अटेम्प्ट करना पड़ता है उस सेशन के लिए। तो ये एक बहुत किफायती हो जाता है कि सेशन जो बीच बीच में ब्रेक होना। तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल, HTTP बिल्कुल एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, जिसमें आप नॉर्मल भाषा में तो यही समझें कि नॉर्मल जब आप रिफ्रेश बटन दबाते हैं तो एक फिर से वही पेज का फ्रेश वर्जन फिर से आपको अपीयर होता है। आप कभी ध्यान दिए होंगे तो बैंक वगैरह के जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तब वो हमेशा बोलता है कि कृपया डू नॉट प्रेस बैक बटन और रिफ्रेश बटन। कभी ध्यान दिए हैं? यस सर, पेमेंट गेटवे के बाद।
हाँ, पेमेंट गेटवे और ये सब चीजों में जरूरी होता है। वो इसीलिए होता है कि अगर वो आपने रिफ्रेश कर दिया, फिर सेशन ब्रेक हो जाएगा, और सेशन ब्रेक हुआ तो उसको फिर से या पूरा वो ट्रांजैक्शन ही डिक्लाइन हो जाएगा। इसीलिए वो इस्तेमाल होता है। लेकिन वो आपको मैं बताऊंगा कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल में भी कुछ फैसिलिटी रहती है जिसमें वो चीजों को होल्ड कर सकता है। देखो, अगर आपको मैं ऐसे नॉर्मल अमेजोन की बात बताऊं या फ्लिपकार्ट की बात बताऊं, तो कभी कभी हम लोगों को एक जरूरत पड़ती है कि हम लोग लेट सपोज एक सामान खरीद रहे हैं। सामान खरीदते खरीदते हम लोगों ने बाई नाउ में चला गया और कार्ट में हम लोगों ने पेमेंट करना चाहा। फिर अचानक से पेमेंट करने से पहले हमको दिमाग में आया कि अरे यार, इसके साथ एक और चीज खरीद लेना चाहिए। तो हम लोग वापस प्रेस बैक बटन दबा देते हैं और फिर वापस चला जाता है। तो इसमें थोड़ा सा स्टेटलेस और स्टेटफुल का प्रोटोकॉल को मिक्स करके यूज किया जाता है, ताकि ये जो HTTP है, मतलब वो एकदम कंप्लीट स्टेटलेस प्रोटोकॉल नहीं बोल सकते आप कि वो बिल्कुल हर बार फ्रेश हो जाता है। मतलब अगर आपने मान लो किया वापस अमेजोन में अगर बैक किया, तो पूरा बिल्कुल गायब हो जाता है और फिर से नया आपको जीरो से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वो होल्ड करने की क्षमता रखता है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें HTTP में भी थोड़ा सा चीजों को होल्ड करने की क्षमता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टेटफुल प्रोटोकॉल है कि पूरा का पूरा चीजों को होल्ड करके ही रखे रहेगा। तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल के साथ में कुछ फीचर्स होते हैं। लेकिन HTTP की एक प्रॉब्लम होती है कि वो जो जब डेटा को सेंड करता है ना, जैसे मैंने बताया कि वेब ब्राउजर से वेब सर्वर तक, वेब जो ब्राउजर है वहां से वेब सर्वर तक जब डेटा जाएगा तो HTTP का इस्तेमाल करेगा। तो ये प्रोटोकॉल HTTP कुछ जो टेक्स्ट आप भेज रहे होते हो उसको नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में भेजता है। प्लेन टेक्स्ट मतलब अगर मैं विवेक भेजा तो वो विवेक के तौर पे जाता है, लेकिन अगर मैं इसको एनक्रिप्टेड टेक्स्ट के फॉर्म में भेजा तो विवेक मान लो कुछ ऐसा ऐसा करके कुछ ऐसा फलाना ठिकाना कुछ सिंबल बन जाएगा और वो जाएगा। तो वो बोलता है एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो HTTP की यही प्रॉब्लम है कि वो जो डेटा है उसको प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में भेजता है, जिसके वजह से ये बिल्कुल सिक्योर नहीं है। मतलब अगर आज के डेट में अगर आप कोई भी वेबसाइट को सर्च कर रहे हो और वेबसाइट में HTTP से वो आगे बढ़ रहा है, तो आप समझ जाना कि वहां पे कोई पेमेंट करने की आप मतलब आप खतरे में हो। ठीक है, जब तक वहां पे S नहीं जुड़ा हुआ है तब तक आप समझ जाना कि वो आप जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन पासवर्ड या कोई भी यूजर नेम आप भेज रहे होते हो, तो वो HTTP के माध्यम से प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में वो जा रहा होता है और कोई भी यहाँ बीच में हैकर उसको स्टील कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। अगर हम लोग अब थोड़ा सा HTTP और HTTPS की अगर अपन बात करें, ये जो S जुड़ता है ये सिक्योर का मतलब होता है, सिक्योर। ठीक है, जो HTTP को सिक्योर कर देता है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं तो दोनों के दोनों TCP कनेक्शन पे काम करते हैं। TCP कनेक्शन आपको याद होगा, TCP कनेक्शन का मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब आप जब कोई डेटा का रिक्वेस्ट भेजोगे तो वहां से एक्नॉलेजमेंट भी आता है, भले आपको नहीं दिखता लेकिन आपके उसमें एक्नॉलेजमेंट आता है कि वहां से डेटा रिसीव हुआ या फिर आपका डेटा भेजा गया। तो दोनों TCP पे काम करते हैं। लेकिन जो लेयर की अगर अपन बात करें तो लेयर अलग अलग लेयर पे इस्तेमाल होता है। मतलब ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है जो टॉप लेयर है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, साथ में सिक्योर शब्द जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें एनक्रिप्शन भी साथ में होता है। आप कोई भी जो डेटा है वो भेजते हो तो साथ में एनक्रिप्शन भी होता है, और इसके लिए एक SSL सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई भी वेबसाइट है, वो वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए उस वेबसाइट वाले को SSL सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। वो SSL सर्टिफाइड रहता है तब जाके वो वेबसाइट में HTTPS जुड़ता है। और ये एनक्रिप्शन की वजह से ये दूसरे लेयर पे काम करता है, वो है आपका क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों को ही देखता है साथ में। तो और एनक्रिप्शन वगैरह यूज होते हैं। अगर आप इसमें पोर्ट नंबर की बात करोगे तो आपको याद होगा कि दोनों मतलब जो कोई पोर्ट एड्रेस को यूज करते होंगे, तो ये पोर्ट नंबर 80 को यूज करता है और ये पोर्ट नंबर
443 को यूज करता है, जो काफी फेमस है, क्योंकि इन लोग ये जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एचटीटीपी छोटे छोटे तो बात कर नहीं रहे, तो ये सबको पोर्ट को आपको याद रखना जरूरी है ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब अल्टीमेटली मैं आपको यहाँ पे इसको सम अप करना चाहता हूँ एचटीटीपी का। एचटीटीपी ये है, अगर आप इसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोलो तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको सेशनलेस प्रोटोकॉल नहीं बोल सकते, या मतलब स्टेटलेस है बट ये सेशनलेस नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुकीज होते हैं। कुकीज आप जानते होंगे, कुकीज ये क्या करते हैं, कुछ जो स्टेटफुल सेशन होते हैं ना, मतलब कि जो होल्ड करने का जो कुछ सेशन होता है, जो होल्ड जरूरी है होल्ड करना, उनको वो स्टोर करके रखे रहता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको बताया कि ई कॉमर्स वेबसाइट में आप ध्यान दिए होंगे कि आपको कभी भी जब कोई बैक करने का आता है तो भी वो चीजें होल्ड होके रखे रहती हैं, तो दैट इज, या कोई भी ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे कुछ चीजें होल्ड होके रखे रहती हैं, तो वो कुकीज की वजह से होल्ड होके रखे रहते हैं। और एक बार आप पूरा कुकीज को क्लियर कर दो तो फिर वहां तो कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसे ही आपका कुछ वेबसाइट और में आपका पासवर्ड, यूजर आईडी वगैरह सब भी स्टोर्ड रहता है। आप सिर्फ फोन नंबर में 9 डालोगे तो सब कुछ आ जाता है, तो वो एक्चुअली आपके कुकीज में जाके स्टोर हो जाता है छोटे छोटे मेटा डेटा के फॉर्म में। ये सब रहते हैं। ये इसमें कुछ बताना है वापस? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल भाषा में अगर अपन कहें तो ये क्या है कि ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। वो है, ये काम किस लेयर पे करता है, अभी तो आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठा होगा कि ये हम लोग एप्लीकेशन लेयर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें, लेकिन बाद में सब मिक्स अप होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है, क्योंकि ये बेसिकली ऊपर एप्लीकेशन पे रहेगा जहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी रहते हैं, जो सिर्फ फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। एक्चुअली जब ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जब यूज होता है ना, तो ये एक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब एक फाइल है, उस फाइल को इधर से उधर भेजने के लिए 2 टीसीपी कनेक्शन का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर 2 टीसीपी कनेक्शन का इस्तेमाल, और वो 2 टीसीपी किस लिए यूज होते हैं? एक टीसीपी मतलब, और दोनों पैरेलल में होता है। एक कंट्रोल जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा रहता है तो उसका कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन रहते हैं, उसके कुछ आगे जो जुड़े रहते हैं हेडर के फॉर्म में कंट्रोल इंफॉर्मेशन, और एक जो डेटा कनेक्शन होता है, कंट्रोल कनेक्शन के लिए वो टीसीपी का इस्तेमाल करता है कि पहुंचा कि नहीं, और डेटा कनेक्शन के लिए फाइल जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल करता है। इसके लिए बहुत सारे एफटीपी क्लाइंट आते हैं। वो एफटीपी क्लाइंट के बारे में तो आपको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। इसका अगर हम लोग छोटा सा एक मॉडल बनाएं तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए, एक आप यहाँ पे क्लाइंट साइड में आ जाइए, और यहाँ पे अगर आप सर्वर साइड में आ जाइए, सर्वर, तो और बीच में आप मान के चलिए कि यहाँ पे टीसीपी आईपी इंटरनेट जो बीच में है, यहीं पे हम लोगों की फाइल ट्रांसफर होनी है। तो यहाँ पे आप मस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक यूजर इंटरफेस है, जैसे कि जिससे आप फाइल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, वो आपका आपने देखा होगा अभी वीडियो में भी। यूजर इंटरफेस से आपने बता दिया, ये यूजर इंटरफेस को बोला जाता है एफटीपी क्लाइंट। एफटीपी क्लाइंट ये सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग एफटीपी जो पॉपुलर यूज होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये है फाइलजिला, जो बहुत पॉपुलर है एफटीपी क्लाइंट के तौर पे। एक होता है विन एससीपी, ये भी होता है। एक साइबर डक करके इस्तेमाल होता है, और एक जीएफटीपी करके भी इस्तेमाल होता है। ये सब पॉपुलर एफटीपी क्लाइंट्स इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे यूजर इंटरफेस, मतलब अगर इनमें से कोई एक चीज वो यूजर ये यूज कर रहा होता है तो उसमें वो बोल देता है कि भैया मेरे को फाइल ट्रांसफर करना है, और वो अपना सेटिंग वेटिंग किया। यहाँ से 2 इंफॉर्मेशन जाता है जो आपस में क्लाइंट और सर्वर की तरफ जाते हैं, वो है कंट्रोल इंफॉर्मेशन और डेटा इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी कंट्रोल इंफॉर्मेशन रहेगा
और यहाँ पे भी डेटा इन्फॉर्मेशन रहेगा। यूजर इंटरफेस तो रहेगा नहीं क्योंकि यूजर तो है नहीं यहाँ पे। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाता है और यहाँ पे आएगा, फिर वहां से वो रिसीव होके एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, फिर डेटा जाएगा और डेटा भी वापस जाके यहाँ तक मिलेगा। और ये फिर अपने डिस्क में जाके इसको स्टोर कर सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है कि ये अपना जो एक डेटाबेस बनाया हो वहां पे भी वो डिस्क के तौर पे डिस्क में इसको रखेगा। तो ये एक छोटा सा मॉडल है जो जिसपे एफटीपी काम करता है। अगर हम लोग इसकी कंट्रोल कनेक्शन की बात करें कि ये जो कंट्रोल कनेक्शन बिठाता है, दो टाइप के कनेक्शन बिठाता है, कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन। तो कंट्रोल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन वो यहां से वहां पहले भेजता है। मतलब आपका जो डेटा है, डेटा भेजने से पहले कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन भेजेगा, जैसे कि आपका यूजर का आइडेंटिफिकेशन कि आप ही भेजना चाह रहे हो, यूजर का आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई पासवर्ड होगा तो पासवर्ड भेजेगा। उसके बाद वो बोलेगा कि अगर कोई जैसे कोई कमांड है जिससे आपको डायरेक्टरी चेंज करना है या वहां से रिट्रीव करना है, तो वो कमांड्स को भेजेगा कि आप एक्चुअली चाह क्या रहे हो, कोई फाइल को स्टोर करना चाह रहे हो, रिट्रीव करना चाह रहे हो, ठीक है। और ये एक्चुअली थ्रू आउट आपका पूरा सेशन, जब तक आपका फाइल ट्रांसफर हो रहा है तब तक ये कंट्रोल कनेक्शन एक्टिव रहता है। ये थ्रू आउट एक्टिव रहता है ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंट्रोल कनेक्शन है ये कोई एक पोर्ट को इस्तेमाल करता है। वो पोर्ट होता है पोर्ट नंबर 21। ये उस पोर्ट नंबर को यूज करता है। और ये बिल्कुल सिक्योर्ड प्रोटोकॉल नहीं है ना, इसको जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये नॉट सिक्योर्ड है क्योंकि आपने देखा सिक्योर्ड बनाने के लिए एफटीपी को एसएफटीपी करना पड़ रहा है। तो ये नॉट सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है, इतना आप ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम लोग डेटा कनेक्शन की बात करें कि डेटा कनेक्शन के दौरान ये क्या चीजें को भेजता है, तो एक्चुअल फाइल है, मेनली जो आप ट्रांसफर करना चाहते हो वो इस डेटा कनेक्शन में जाता है। ये इस चीज को यूज करने के लिए एक एड्रेस का इस्तेमाल करता है, वो एड्रेस है पोर्ट नंबर 20, ठीक है। तो ये डेटा कनेक्शन ही है जो एक्चुअल फाइल भेजने के काम आता है, डाउनलोडिंग के लिए भी काम आता है कि वहां से अगर कोई सर्वर में फाइल है उसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप उस इस डेटा कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो एफटीपी जो यूज हो रहा है वो सबसे ज्यादा ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल होता है। ड्रॉप बॉक्स में आप बहुत सारे जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है वन ड्राइव। आप जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट का मेरे पास कंप्यूटर है तो या माइक्रोसॉफ्ट मतलब का जो विंडोज डला हुआ है उसमें भी ये फैसिलिटी दी है वन ड्राइव की। और साथ में आपका जो गूगल का है गूगल ड्राइव, वो तो गूगल कंपनी का यूज होता ही है, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं एफटीपी में। तो एफटीपी अब जैसे डेटा भेजना है या फिर हम लोगों को फाइल भेजना है तो एफटीपी कुछ डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को एफटीपी जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल करता है। उनमें से एक आपको बताता हूं कि एक स्ट्रक्चर फाइल स्ट्रक्चर कहलाता है। फाइल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि इसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसमें क्या होता है, फाइल स्ट्रक्चर में ये माना जाता है, इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में ये माना जाता है कि जो फाइल है वो कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ डेटा बाइट है और बस इसको भेजना है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ये जो इस टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा का स्ट्रक्चर मतलब उसमें एक तरीका है फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर में ये माना जाता है कि जो आपका फाइल है जो आप भेजना चाह रहे हो या लेना चाह रहे हो वो कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ डेटा बाइट्स है और चुपचाप वैसे डेटा बाइट्स को सीक्वेंस वे में लाते जाते हैं। इसको हम लोग फाइल स्ट्रक्चर कहते हैं। एक रिकॉर्ड या फिर जैसे हम लोग फाइल भेजते आते हैं तो वो कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ डेटा बाइट्स में वहां जाके स्टोर होता जाता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो है आपका रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड्स
मेंटेन होते जाते हैं और अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं फाइल के, और वो भी सीक्वेंशियल रिकॉर्ड्स के तौर पे वो जाता है। मतलब यहाँ पे डेटा बाइट्स के तौर पे वो चीजें स्टोर होते जाता है, और यहाँ पे रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर होता जाता है। और एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको बोलते हैं पेज स्ट्रक्चर। पेज स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट, आप जो फाइल भेजना चाहते हो वो इंडिपेंडेंट इंडेक्स्ड फॉर्म पे स्टोर होता जाता है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडेक्स्ड पेजेस। मतलब ये इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होता जाता है अलग अलग। तो सिंपल है कि जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जब अपन डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे जाके जब स्टोर होता होगा तो वो तीन अलग अलग तरीके से होता है, फाइल स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर या पेज स्ट्रक्चर के फॉर्म पे। और इसको भेजने का भी अलग अलग तरीका होता है। मतलब अगर अपन इसका ट्रांसमिशन मोड देखें, जब अपन FTP की बात कर रहे हैं तो इसका ट्रांसमिशन मोड की अगर अपन बात करें तो ये आप जब डेटा जाता है तो वो स्ट्रीम मोड में भी जा सकता है। स्ट्रीम मोड का मतलब ये है कि जो डेटा है वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में जाता रहता है, ठीक है। एक तरीका ट्रांसमिशन का ये भी है कि आप ब्लॉक मोड में भेज सकते हो। मतलब जो बाइट्स हैं उसको ब्लॉक ब्लॉक के फॉर्म में बनाया जाता है। एक जो ब्लॉक है फिर दूसरा ब्लॉक है, तो ब्लॉक के फॉर्म में बनाया जाता है और उसके बाद फिर वो भेजा जाता है। और तीसरा ये तरीका है कंप्रेस्ड मोड। कंप्रेस्ड मोड में भी डेटा जाता है, जैसे कि आप जिप फाइल वगैरह देखते होंगे, वो डेटा कंप्रेस्ड होके और मतलब जो अगर कोई फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, उसको और कंप्रेस किया जाता है और फिर उसको भेजा जाता है, तो वो कंप्रेस्ड मोड कहलाता है। तो तीन टाइप के ट्रांसमिशन मोड होते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। इवन इसमें जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ कमांड्स के बारे में बताया था, वैसे जब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, मतलब फाइल इधर से उधर जाती है, तो यहां से यहाँ पे जब क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाता है तो बहुत सारे कमांड होते हैं जो इधर से उधर जाते हैं। वो कमांड के बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज रख लीजिए। वो है एक कमांड गेट कमांड है। मतलब कि अगर फाइल को रिमोट कंप्यूटर से, रिमोट कंप्यूटर मतलब आपका सर्वर से अगर फाइल चाहिए होता है तो आप ये इस्तेमाल करते हो गेट कमांड। मतलब इसको आप लिख सकते हैं गेट फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर। इसको आप ये बोल सकते हो रिमोट कंप्यूटर, जो दूर में है उस कंप्यूटर से अगर आपको फाइल चाहिए तो आप इस कमांड का इस्तेमाल करते हो। पुट कमांड जब इस्तेमाल होता है तो कोई भी फाइल को सेंड करना होता है या कोई फोल्डर को सेंड करना होता है, तब इस कमांड का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं पुट। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट कमांड देखें तो एक नेक्स्ट कमांड है सेंड। सेंड का मतलब है कि जब भी कोई सिंगल फाइल को अगर अपन को सेंड करना है तब अपन सेंड का इस्तेमाल करते हैं, और जब अपन को कोई पूरी फाइल या फोल्डर को भेजना है तो अपन पुट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो तीन कमांड थे वो ट्रांसफर फाइल कमांड्स के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि जब अपन को कोई फाइल को ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर फाइल कमांड्स के तौर पे आप देख सकते हो इसको। जब कनेक्शन की बारी आती है कि जब वो जो रिमोट होस्ट है उससे अगर आपको कनेक्शन करना है तो कनेक्ट टू रिमोट होस्ट कमांड। जब आपको कनेक्ट करना है तब आप कुछ कुछ का इस्तेमाल करते हो। जैसे एक कमांड होता है यूजर ये कमांड है जब यूजर का जो आइडेंटिफिकेशन है, यूजर आइडेंटिफिकेशन अगर जो कंप्यूटर है वो सर्वर को जब भेजता है, जब वो सर्वर को भेजता है तो इस कमांड का इस्तेमाल करता है यूजर। जब एक कमांड होता है ओपन कमांड है, मतलब कोई एड्रेस को ओपन करने के लिए अगर वो कमांड भेज रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड ओपन। और एक कमांड होता है इसमें पास का मतलब होता है जब यूजर का पासवर्ड अगर भेजा जा रहा है सर्वर को तो इस कमांड का इस्तेमाल होता है, दैट इज पास। और लास्ट में आपको बस दो और कमांड बता देता हूं। जब सेशन को टर्मिनेट करने के लिए कुछ कमांड्स का इस्तेमाल होता है, टर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो है एक क्लोज और एक है आपका क्विट। क्लोज में जब अपन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट FTP,
बट डज नॉट टर्मिनेट यूजर, मतलब अभी यूजर टर्मिनेट नहीं हुआ है, बस वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है आपका वो आपका डिस्कनेक्ट हो गया है आपसे। और क्विट का मतलब ये है कि पूरा जो रिमोट आपका जो होस्ट है, ठीक है, वो पूरा का पूरा यहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो पूरा टर्मिनेट हो ही जाता है, ठीक है, और वहां से भी पूरा संबंध टूट जाता है। क्लोज का मतलब है कि भैया आप यूजर हो और सर्वर के बीच में जो फाइल ट्रांसफर हो रहा था वो रुक गया, लेकिन अभी ये कनेक्शन नहीं टूटा है। क्विट से क्या होता है कि पूरा आपका जो होस्ट जो रिमोट पे होस्ट है या सर्वर से आपका पूरा कनेक्शन ही टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डिस्कनेक्ट फ्रॉम रिमोट होस्ट एंड टर्मिनेट एफटीपी, पूरा एफटीपी। उसके बाद मेरे ख्याल से एस एफ टी और आई टी एफ टी पी, तो आप लोग उसमें भी देखे होंगे, तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा समझ में आ गया। उसको यहाँ पे लिख के बताऊं क्या, या फिर क्या बोलते हो? अभी तक यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? एफटीपी में कोई दिक्कत? यस सर। क्या क्या बोल रहे हो? सर समझ आ गया। अच्छा, समझ में आ गया। और कोई कुछ? अच्छा, 5 मिनट में आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, तो ताकि ये नोट्स आपके काम आ जाए जब भी। हालांकि मैं एकदम अच्छे नोट्स नहीं है ये, मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही जो भी आ रहा है वो लिख दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके स्क्रीनशॉट से ज्यादा अच्छा है। TFTP दोनों को एक बार अपन ध्यान से देख लेते हैं छोटा छोटा। SFTP में आप समझ में आ गया होगा कि ये सिक्योर FTP है। इसमें जो डेटा है वो एनक्रिप्शन होके जाता है, ठीक है, एनक्रिप्टेड होता है, इसलिए सिक्योर्ड है। ये सिक्योर्ड क्यों है, एनक्रिप्शन कैसे होता है, ये कुछ फीचर्स को यूज करता है, सिक्योर शेल के फीचर्स को, या SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, या TLS, ठीक है, ये सारे फीचर्स को यूज करता है, इसलिए ये सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये जो पोर्ट नंबर यूज करता है वो पोर्ट नंबर 22 यूज करता है SFTP। और ये डिजाइन किया गया था IETF के द्वारा, जो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, उन्होंने ये डिजाइन किया सिक्योरिटी पर्पस के लिए। TFTP के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये मेनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग ओवर या विदिन लोकल एरिया। एक लोकल एरिया में जब आपको ट्रांसफर करना है फाइल को, एक छोटे से लैन में ट्रांसफर करना है, तब आप ये ट्रिवियल का मतलब समझते हो, हिंदी में तुच्छ बोलते हैं ना, तो ये तुच्छ FTP है, बस थोड़े से इसके लिए यूज होता है। लेकिन ये इतना पास के लिए यूज होता है, इसलिए हम लोगों को इतना ज्यादा एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसमें UDP का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। और इस वजह से ये थोड़ा सा अनरिलायबल भी हो जाता है। क्योंकि अनरिलायबल इसलिए क्योंकि जैसे आज हम लोग घर के अंदर बैठे हैं, तो हम लोग मास्क वास्क शायद नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आपस में सेफ हैं, लेकिन है तो अनरिलायबल, मतलब कि थोड़ा सा खतरनाक है, बाहर जाते हैं तो हम लोग बकायदा मास्क पहनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है कि ये घरेलू है तो ये UDP का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन UDP है तो थोड़ा सा अनरिलायबल तो होगा ही। पोर्ट नंबर ये यूज करता है, पोर्ट नंबर 69 यूज करता है। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये लोकल एरिया के लिए यूज होता है, तो ये बिल्कुल यूज नहीं होता, नॉट यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर इंटरनेट, ठीक है। ये इंटरनेट में फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए बिल्कुल यूज नहीं होता, सिर्फ सिंपल ट्रांसफर के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबको क्लियर है क्या? सर पोर्ट डिसाइड कैसे करते हैं सर? क्या चीज? सर पोर्ट डिसाइड कैसे करते हैं? 22 है और एक का 21 भी था, वैसे हाँ, तो ये पोर्ट हम लोग डिसाइड नहीं करते, ये पोर्ट पहले से जब ये प्रोटोकॉल बना होगा, जो डिजाइन किए होंगे, तो TCP में तो 0 से 65535 इतने सारे पोर्ट हैं, तो वो कोई एक पोर्ट को सेलेक्ट किया गया और वो पोर्ट पे काम शुरू किया गया कि इस पोर्ट में अपन यूज करेंगे।
और अब जाके वो पूरा सक्सेस हो चुका है, तो अब वो पोर्ट हम लोगों को याद रखना है कि भैया ये पोर्ट नंबर यूज होता है। जैसे आपको वीडियो में भी दिखाया तो वहाँ पोर्ट नंबर डाला होगा, तो वो एक्चुअली उस एड्रेस तक पहुंचना रहता है, मतलब उस अगर लोकल भाषा में बोलो तो उस गली तक पहुंचना रहता है। तो वो अभी जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब सारे गली खाली थे, आप कहीं पे भी जा सकते थे। अब आपको वो गली याद रखना पड़ता है कि कौन से गली में कौन रहता है टाइप का। तो ये जो बनाते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। यस सर सर। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट क्या होता है मैं अभी 2-3 दिन से बता रहा था। पोर्ट एक बोल सकते हो कि कोई भी एप्लीकेशन, जैसे अभी हम लोग ये एप्लीकेशन लेयर की बहुत सारी चीजों को बात कर रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशन जब आपके कंप्यूटर में या कोई मशीन में चलते हैं तो उसको एक आम भाषा में प्रोसेस बोला जाता है। कोई भी एप्लीकेशन रनिंग ऑन अ सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस, और उस प्रोसेस का एक एड्रेस होता है। और उस एड्रेस को प्रोसेस एड्रेस या पोर्ट एड्रेस या सर्विस एड्रेस कहा जाता है। उस पोर्ट एड्रेस को, मतलब उस एप्लीकेशन को कोई एड्रेस होगा, और वो 16 बिट का होता है, इसलिए वो 2 to the power 16 तक जा सकता है। 2 to the power 16 मतलब आप समझ जाओ 6535 65535 तक जा सकता है। कोई भी पोर्ट किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अभी तक जो प्रोटोकॉल सब स्टैब्लिश हो चुके हैं वो एक कुछ कुछ पोर्ट एड्रेस पे यूज हुए हैं, और वो इतने फेमस हो चुके हैं कि अब आपको, हम लोगों को उस पोर्ट नंबर को याद रखना जरूरी बनता है। यस सर। हम्म। तो एक टॉपिक बच गया, टॉरेंट, उसको आज कराऊं या कल कराऊंगा? सर कल। हाँ ठीक है, ठीक है। कल सर। तो हाँ 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 ठीक है, कल मैं बिट टॉरेंट करा दूंगा। और कुछ इसमें साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं, वो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो आपके सिलेबस में भी दिया है वो भी कराऊंगा। तो ऑलमोस्ट मतलब हालांकि ये चैप्टर समझ में आ रहा है ना आप लोगों का? यस सर। यस। हाँ हाँ ठीक है। तो फिर जाओ आप, घूमो फिरो। बाय सर। हाँ ओके बाय। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।